हेलो एवरीवन। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो इंडियन पॉलिटी में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखा था इन इंडिया, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की प्रोसेस क्या थी, हमारी ज़रूरत क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, ये सब हमने देखने की कोशिश की थी प्रीवियस क्लासेस में। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 तक देख लिया था, जिसको मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देखने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखा था। तो 1773 में क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट था, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से रेगुलेट करने की ब्रिटिश क्राउन कोशिश करता है। देन उसके बाद था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, एक था पॉलिटिकल और एक कॉमर्शियल। यानी कि जो कॉमर्शियल फंक्शंस थे अब ईस्ट इंडिया कंपनी के और पॉलिटिकल फंक्शंस दोनों ही अलग कर दिए गए थे, न्यू बोर्ड बना दिए गए थे उनको एडमिनिस्टर करने के लिए। देन उसके बाद हमने देखा था चार्टर एक्ट 1793। तो 1793 में क्या हुआ था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे उनको क्या है सैलरी इंडियन रेवेन्यू से मिलने लगी थी। अब यहाँ से क्या है, हमको ड्रेन ऑफ वेल्थ देखना शुरू हो जाएगा। अब 1793 से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे हमको देखने को मिला है। जो ब्रिटिशर्स थे अब धीरे धीरे उनकी सैलरी क्या है इंडिया का जो रेवेन्यू था वहाँ से दिया जाने लगा था। देन उसके बाद था हमने देखा था चार्टर एक्ट 1813। तो 1813 में क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसका जो ट्रेड था उसको ख़त्म कर दिया गया था, ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी, और एक्सेप्ट चाय और चाइना। तो चाय और चाइना के साथ ये ट्रेड कर सकते थे अब, और बाकी के जितने भी ट्रेड थे इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के वो सारे ख़त्म कर दिए गए थे। देन यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिली थी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थे, तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी यहाँ पे अलाउ कर दिए गए थे। अब यहाँ से क्या था 1813 से क्रिश्चियन मिशनरीज़ इंडिया आने लगे थे और अपना जो रिलीजन था धर्म यहाँ पे प्रोपोगेट करने लगे थे, धर्म प्रचार करने लगे थे 1813 के बाद। देन उसके बाद हमने देखा था 1833 का चार्टर। तो यहाँ पे क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड था कम्प्लीटली डिसबैन कर दिया गया था। अब यहाँ से क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। अब यहाँ पे ये लोग ट्रेड नहीं करेंगे, और जो चाय और चाइना के साथ जो ट्रेड था ये भी इनका ख़त्म कर दिया गया था। देन क्या था 1843 में क्या था, स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया था। तो स्लेवरी अबॉलिश हो गई थी 1843 में। देन था हमारा 1853 का एक्ट। तो 1853 का चार्टर एक्ट था, यहाँ पे पावर का सेपरेशन देखने को मिला था। तो यहाँ से क्या था, सेपरेशन ऑफ पावर हुआ था यहाँ पे चार्टर एक्ट 1853 में। और क्या था, जो सिविल सर्विसेज थी वहाँ पे क्या है ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, जो कि कहाँ लंदन में हुआ करता था ये। इससे पहले क्या था, सिविल सर्विसेज का कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, सारे नॉमिनल कैंडिडेट्स हुआ करते थे, यानी कि सारे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। अब यहाँ पे क्या है कंपटीशन को ओपन कर दिया गया है, अब प्रॉपर एक एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कहाँ लंदन में लिया जाएगा। देन उसके बाद हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। रिवॉल्ट के बाद हमको देखने को मिला था 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यहाँ पे क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। अब क्राउन यहाँ से क्या है सत्ता संभालेगा। अब क्या है, जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो क्राउन के द्वारा होगा। क्राउन मतलब ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। देन उसके बाद था 1861 का काउंसिल एक्ट। अब यहाँ से क्या था, काउंसिल एक्ट आ गया है ये। अब यहाँ से क्या है, इंडियंस को प्रशासन में जगह मिलने लगी थी। तो 3 इंडियंस थे जिनको लेजिस्लेटिव
काउंसिल में जगह मिली थी, तो ये हम कल देख चुके थे। देन यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम भी था। पोर्टफोलियो सिस्टम वो 1859 में कैनिन के थ्रू लाया गया था और 1861 जो काउंसिल एक्ट था यहाँ पे इसको लागू कर दिया गया था पोर्टफोलियो सिस्टम को। देन उसके बाद था 1892 का काउंसिल एक्ट, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस देखने को मिले थे हमको। देन उसके बाद क्या था, 1885 आता है और 1885 में क्या है, कांग्रेस आ जाती है, कांग्रेस का फॉर्मेशन हो जाता है। कांग्रेस के आने के बाद क्या है, चीज़ें बदल जाती हैं, पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है। देन 1909 का काउंसिल एक्ट हमने देखा था जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोला जाता है और यहाँ पे क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया जाने लगा था, तो यहाँ से क्या है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हमको देखने को मिला था। देन उसके बाद क्या था, 1909 के बाद 1915 में क्या हुआ, बहुत बड़ा डेवलपमेंट चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या है, गांधी जी इंडिया आ गए हैं साउथ अफ्रीका से और अब क्या है, भारत की जो बागडोर है वो गांधी जी के हाथ में रहेगी और धीरे धीरे ये हमको इंडिपेंडेंस दिलवाएंगे। देन आता है हमारा 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है और यहाँ पे क्या है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो बढ़ा के अब क्या है, सिख, यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस को भी यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना शुरू हो गया है। देन 1919 में क्या है, प्रोविंशियल डायरकी भी देखने को मिली थी। देन उसके बाद क्या है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक काफ़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हुआ करता था और जहाँ पे 321 आर्टिकल थे और 10 शेड्यूल थे और यहाँ पे कोई भी प्रियम्बल नहीं था। तो यहाँ पे क्या है, जो 60% जो हमारा आज का संविधान है वो यहीं से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। मोस्टली जो प्रोविजंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए गए थे। देन यहाँ पे क्या है, एक ऑल इंडिया फेडरेशन देखने को मिली है। तो ऑल इंडिया फेडरेशन में क्या है, प्रोविंसेस हुआ करते थे। तो प्रोविंसेस क्या हुआ करते थे, ये ब्रिटिश इंडिया के अंडर हुआ करते थे, अधीन हुआ करते थे, यानी कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था। देन हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट वो हुआ करते थे जो इंडिपेंडेंट जो बचे हुए थे हमारे स्टेट्स, तो यहाँ पे क्या है, राजाओं का राज हुआ करता था। बट ये फेडरेशन वाला कॉन्सेप्ट कभी लागू नहीं होता है, कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। देन क्या था, डायरकी। डायरकी जो था प्रोविंशियल लेवल पे हमको देखने को मिला था 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, और इसको क्या है अब ख़त्म कर दिया गया है 1935 में। अब क्या है, डायरकी हमको सेंट्रल लेवल पे देखने को मिली है। देन क्या होता है, जो रेसिड्यूरी पावर जो होती है वो वॉइसरॉय को दे दी जाती है। पिछली क्लासेस में हमने देखा था जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में क्या है, इनको डिवाइड कर दिया गया था रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। तो रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट्स थे ये हमको 1919 में देखने को मिल गए थे। अब क्या है, यहाँ पे एक और डिवीज़न देखने को मिला था, वो था रेसिड्यूरी पावर्स। तो रेसिड्यूरी पावर्स थी वो वॉइसरॉय को दे दी गई थी। तो यहाँ पे क्या है, हमको देखने को मिल रहा है जो 7th शेड्यूल है हमारा, तो 7th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो यहाँ पे क्या है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट देखने को मिला है। और यहाँ पे क्या है, हमको 3 लिस्ट भी देखने को मिलती हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7th शेड्यूल जो है हमको यहाँ से देखने को मिला है जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। देन उसके बाद हमको यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिला है। तो 1773 से 1861 तक क्या है, हमको सेंट्रलाइजेशन देखने को मिला है। देन 1861 के बाद 1935 तक हमको डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिला है। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक वाइसरॉय को बैठा दिया जाता है और सारी पावर क्या है इस वाइसरॉय के अंडर होती है। और 1861 के बाद क्या है, वाइसरॉय से थोड़ी बहुत पावर लेके क्या है प्रोविंसेस में दे दी जाती है, प्रोविंसेस को दे दी जाती है। देन उसके बाद क्या है, हमको 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बाई कैमरलिज्म भी देखने को मिला है। तो बाई कैमरलिज्म में क्या है,
जो टोटल 11 प्रोविंसेस हुआ करती थी, तो 11 प्रोविंसेस में से क्या था, 6 प्रोविंसेस जो थी वहाँ पे हमको बाईकैमरलिज्म देखने को मिला है। और ये प्रोविंसेस थी बॉम्बे, मद्रास, बिहार, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंसेस, देन असम। यहाँ पे 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म देखने को मिला है। तो बाईकैमरलिज्म में क्या होता था, यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो डिवाइडेड थी। एक यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था और एक था लेजिस्लेटिव असेंबली। बाईकैमरलिज्म जो है आज भी हमको देखने को मिलता है, आज भी 6 स्टेट्स में हमको देखने को मिलता है बाईकैमरलिज्म, जहाँ पे जो स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो 2 तरीके से चलाई जाती है, एक होता है लोअर हाउस और एक होता है अपर हाउस। तो बाईकैमरलिज्म जो है हमने ब्रिटेन से लिया था, ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया था। और ये जो है आज के टाइम आर्टिकल 168 में हमको देखने को मिलता है बाईकैमरलिज्म। देन उसके बाद क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट था, वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। तो 1909 में क्या था, मुस्लिम्स को दिया गया था। देन 1919 में क्या था, सिख, यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस को दिया गया था। देन अब क्या है, 1935 में डिप्रेस्ड क्लासेस को भी देने की कोशिश की गई, सेपरेट इलेक्टोरेट, डिप्रेस्ड क्लासेस, देन वुमेन और लेबर। तो कुछ लेबर्स भी थे जिनको ये सेपरेट इलेक्टोरेट देने की कोशिश की गई यहाँ पे 1935 में। देन क्या था, काउंसिल ऑफ इंडिया थी। तो काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में लाई गई थी और जिसको काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। तो इसको क्या है यहाँ पे अबॉलिश कर दिया जाता है। अब काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं रहेगी, क्योंकि अब क्या है, सारी सत्ता जो है वो क्राउन के अंडर जा चुकी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जा चुकी है। तो काउंसिल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर हुआ करती थी उसकी अब यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी इनको, तो ये अबॉलिश कर दी जाती है। देन उसके बाद क्या था, 1935 में हमने देखा था फेडरल कोर्ट। तो फेडरल कोर्ट यहाँ पे देखने को मिला है, जो 1 अक्टूबर 1937 से इसको लागू किया गया था। तो ये 1935 का जो एक्ट था वहाँ से बना था फेडरल कोर्ट, और जिसको आज क्या है हम सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस वो थे मॉरिस ग्वायर। तो मॉरिस ग्वायर जो थे फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे फेडरल कोर्ट के। देन उसके बाद क्या है, आरबीआई देखने को मिला है हमको 1935 में। तो 34 के एक्ट के थ्रू ये बनाया गया था, बट अप्लाई किया गया था 1935 में। आज हम इसको आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट इसको जब बनाया गया था तब इसका नाम था सेंट्रल फेडरल बैंक। तो ये 1934 में एक्ट लाया गया था और 1935 में इसको इनेक्ट किया गया था, यानी कि लागू किया गया था। देन इसके बाद क्या है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी देखने को मिली थी यहाँ पे 1935 में। और प्लस क्या था, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी देखने को मिली थी, प्लस जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये क्या है, हमको 1935 में देखने को मिला था हमको फेडरल, प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इनको क्या है, हम यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है 1935 में आ चुका था। तो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आज के टाइम आर्टिकल 315 से लेके 323 तक क्या है देखने को मिलता है हमको कॉन्स्टिट्यूशन के, और पार्ट कौन सा है, 14। देन उसके बाद क्या है, 10% जो पॉपुलेशन थी उनको वोटिंग राइट्स मिल चुके थे यहाँ पे 1935 के एक्ट से। देन यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, जो बर्मा था जिसको आज हम म्यांमार बोलते हैं, इसको सेपरेट कर दिया गया इंडिया से। और अप्रैल 1937 में इसको 1937 से इसको इफेक्ट में लाया गया और 1935 के एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इसको सेपरेट कर दिया गया था। प्लस क्या था, 2 नए प्रोविंसेस भी देखने को मिले थे यहाँ पे। तो 2 नए प्रोविंसेस कौन से थे, सिंध था और एक था ओडिशा। तो सिंध को क्या है, हम बॉम्बे से सेपरेट करके बनाया गया था और ओडिशा को बिहार से सेपरेट करके बनाया गया था। तो यहाँ पे क्या है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 1947 के बाद क्या है, हमको मिल जाएगी आज़ादी। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, हम इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगे।
पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।